नमस्कार साथियों, सिप एकेडमी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन्यजीव अभयारण्य। यह दूसरी क्लास है अपनी। अभयारण्य का अर्थ होता है अभयारण्य, यानी भय मुक्त वन, अर्थात ऐसे वन जहाँ वन्यजीव सुरक्षित घूम सके। पशु पक्षी विहार हेतु सुरक्षित वन अभयारण्य कहलाते हैं। साथियों, अपने सिलेबस में वन संपदा या वन्यजीव अभयारण्य प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष रूप से दिए होते हैं, तो वहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। हम 3 क्लास में इस टॉपिक को कवर करेंगे। यह आज की दूसरी क्लास है। इससे पहले अपन एक क्लास कल कर चुके हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान, जंतुआलय, कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे आज वन्यजीव अभयारण्य, जो है भारत सरकार के द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 लागू किया। इसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया था। कब किया था? राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वन्यजीव विषय को समवर्ती सूची का विषय बनाया गया है। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाती हैं। दोस्तों, वन्यजीव अभयारण्य में राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह पढ़ना अति आवश्यक है, तो हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य वृक्ष खेजड़ी, जिसको जाटी भी बोलते हैं, स्थानीय नाम जाटी है। इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरिया। खेजड़ी को रेगिस्तान के गौरव भी बोलते हैं, थार का कल्पवृक्ष बोलते हैं, शमी वृक्ष भी बोलते हैं और सीमलो भी बोलते हैं। ये इनके उपनाम हैं। राज्य वृक्ष खेजड़ी को 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया है? 31 अक्टूबर 1983 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। अपन इसमें करंट के जो लेटेस्ट डाटा हैं उसको भी कवर करेंगे। आयोजना विभाग की पंचगौरव योजना के तहत खेजड़ी को नागौर, डिडवाना, कुंचामन, झुंझुनू का गौरव बनाया गया है। खेजड़ी के फूल को बोलते हैं मिंजर, और सागरी को बोलते हैं, जो हरी फलियाँ आती हैं उसको सागरी बोलते हैं। सागरे की सब्जी बनती है। और खोखा होता है, जो खेजड़ी का सूखा फल को खोखा बोलते हैं। ये खेजड़ी के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे राज्य पुष्प रोएडा के बारे में। रोएडा को बोलते हैं मरुशोभा, या रेगिस्तान का पुष्प भी बोलते हैं। रेगिस्तान का पुष्प बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडुलेटा। राज्य पुष्प रोएडा का नाम क्या है? टेकोमेला अंडुलेटा है। दोस्तों, राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग मेरी ऐसी है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि लिखा क्या है। इकतीस सितंबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। कब किया गया है? 31 सितंबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। उपनाम क्या है? रोएडा के उपनाम है रेगिस्तान का सागवान बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, और पूछा ही जाता है कि रेगिस्तान का सागवान किसे कहते हैं, तो किसको कहते हैं? रोएडा को कहते हैं। राजस्थान की मरुशोभा भी बोलते हैं और मारवाड़ टीक भी बोलते हैं। आयोजना विभाग की पंचगौरव योजना के तहत रोएडा प्रजाति को बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर का गौरव बनाया गया है। कहाँ कहाँ का बनाया गया है? बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर का गौरव बनाया गया है रोएडे को। रोएडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में देखा जा सकता है। कहाँ पे देखा जा सकता है? राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में। रोएडा के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में खिलते हैं रोएडा के पुष्प।
वसंत ऋतु के समय। रोएडा की लकड़ी से बंदूक की बट बनाई जाती हैं। क्या बनाते हैं? बंदूक की बट बनाई जाती है। तो आज अपन ने पढ़ा है रोएडा के बारे में। रोएडा का वैज्ञानिक नाम है टेकोमेला अंडोलेटा। इसको 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया है। इसको बोलते हैं रेगिस्तान का सागवान, राजस्थान की मरुशोभा, मारवाड़ टीक भी बोलते हैं। आयोजना विभाग की पंचगौरव योजना के तहत रोएडा प्रजाति को बालोतरा, बाड़मेर, बीकानेर का गौरव बनाया गया है। दोस्तों आज इसी क्लास में अपन सीखेंगे रोएडा सर्वाधिक राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में देखा जा सकता है। रोएडा के पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। रोएडा की लकड़ी से बंदूक की बट बनाई जाती है। आई होप आपको याद हो गया होगा ये सारे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं राज्य पक्षी गोडाउन। इसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। वैज्ञानिक नाम है आर्डोटिस नाइग्रिसेप्स। आर्डोटिस नाइग्रिसेप्स बोलते हैं, जो रीडमेंस लेवल 2 में आया था। क्वेश्चन साइंस मैथ में पूछा गया था, 2023 में आया था ये। अन्य नाम है हुकना, ग्राइन या सोन चिड़िया, बड़ा तिलोर भी बोलते हैं। इसके अन्य नाम है राज्य पक्षी गोडाउन के हुकना बोलते हैं, ग्राइसिन बोलते हैं, सोन चिड़िया बोलते हैं और बड़ा तिलोर भी कहते हैं। यह मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान जो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ है और 12 में भी देखा जा सकता है गोडाउन को। गोडाउन को आडोती क्षेत्र व अजमेर के सांकलिया व सोरसन 12 में माल मोरडी के नाम से जाना जाता है। 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया। कब घोषित किया गया था? 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया है। जैसलमेर जिले का शुभंकर है गोडाउन का। कहाँ का शुभंकर है? जैसलमेर जिले का शुभंकर है गोडाउन। वर्तमान में यह IUCN की अति संकटग्रस्त की सूची में शामिल किया गया है। गोडाउन को जैसलमेर जिले का शुभंकर बनाया गया है। वर्तमान में यह IUCN की अति संकटग्रस्त की सूची में शामिल किया गया है। साथियों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने प्रिय साथियों के साथ जरूर साझा करें। अब पढ़ते हैं अपन प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। ये कब लॉन्च हुआ था? 5 जून 2013 को लॉन्च किया गया है, जिसकी थीम थी मेरी उड़ान न रोके कोई। मेरी उड़ान न रोके कोई इसकी थीम है। विश्व में गोडाउन का कृत्रिम प्रजनन केंद्र रामदेवरा जैसलमेर में है। कहाँ पे? रामदेवरा जैसलमेर में है। पहला है विश्व का पहला प्रजनन केंद्र रामदेवरा जैसलमेर में है। रामदेवरा जैसलमेर में स्थित गोडाउन प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का उपयोग कर 16 अक्टूबर 2016 को गोडाउन के चूजे के जन्म से सफलता प्राप्त की। गोडाउन का यह पहला सफल कृत्रिम गर्भाधान है। गोडाउन का यह सफल पहला कृत्रिम गर्भाधान है, जो कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2016 को हुआ था। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर के रामदेवरा व सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कृत्रिम गर्भाधान से देश के पहले गोडाउन का जन्म हुआ। कब हुआ है? कृत्रिम गर्भाधान से हुआ है। देश के पहले गोडाउन का जन्म हुआ था आर्टिफिशियल से। कहाँ कहाँ पे हुआ है? रामदेवरा व सुदासरी ब्रीडिंग सेंटर में। अप्रैल 2025 तक गोडाउन की संख्या 51 है। कितनी है साथियों? अप्रैल 2025 तक गोडाउन की संख्या 51 है। क्लास समझ में आ रही है ना दोस्तों? नोट वाटर होल गणना 2025 के अनुसार राष्ट्रीय मृग उद्यान में गोडाउन की संख्या पूछे तो 73 यानी 73 और सही होगा, जो कि पिछले वर्ष 2024 में 64 थी। अब आगे बढ़ते हैं।
ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जैसलमेर के सुधासरी गांव में गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर में मई माह में जन्मे गोडाउन के चूजों को सिंदूर, एटम, मिस्री, व्योम और सोफिया नाम से पुकारा जाएगा। जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जैसलमेर के सदासरी गांव में स्थित गोडाउन ब्रीडिंग सेंटर में मई माह में जन्मे गोडाउन के चूजों को सिंदूर, एटम, मिस्री, व्योम और सोफिया नाम से पुकारा जाएगा। साथियों, जैसलमेर में हाल ही में किए गए वार्षिक वाटरहोल गणना 2024 के दौरान कुल कितने गोडाउन पक्षी देखे गए हैं? यह PYQ है, रिसर्च स्कॉलर 2024 के एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। कितने हैं? 64 है। जैसलमेर में 2024 के दौरान गणना की गई थी, उसमें मिले हैं गोडाउन 64 मिले थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी राज्य पशु चिंकारा के बारे में पढ़ते हैं, जो वन्यजीव श्रेणी का है। वन्यजीव श्रेणी में है चिंकारा। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला बनेटी। इसका क्या नाम है? गजेला गजेला बनेटी है। जो राज्य पशु घोषित कब किया गया था? 12 दिसंबर 1983 को घोषित किया गया था। राज्य पशु घोषित कब हुआ? 12 दिसंबर 1983 को। यह एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। इसे भारतीय कुरंग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं साथियों? भारतीय कुरंग के नाम से भी जाना जाता है, जो एंटीलोप प्रजाति का एक मुख्य जीव है। चिंकारा श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर भी है। श्रीगंगानगर जिले का शुभंकर है चिंकारा। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में रखा गया है। राज्य पशु, अब पढ़ते हैं आगे। राज्य पशु हैं ऊंट, जो पालतू श्रेणी का है। और राज्य पशु चिंकारा है, जो वन्यजीव श्रेणी का है। वन्यजीव श्रेणी की बात करें तो चिंकारा है, और पालतू श्रेणी की बात करें तो ऊंट है। ऊंट जो पालतू श्रेणी में है। वैज्ञानिक नाम है ऊंट का कैमेलस ट्रेमेटेरियस बोलते हैं इसको। कैमलेस ट्रेमेटेरियस बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। उपनाम है रेगिस्तान का जांच कहते हैं। और रेगिस्तान का पुष्प किसको बोलते हैं? रोइडा को बोलते हैं। रेगिस्तान का पुष्प की बात करें तो कौन सा है? रोइडा है। और रेगिस्तान का जांच पूछे तो कौन सा है? ऊंट है। ऊंट राज्य पशु बनाने की अधिसूचना 19 सितंबर 2024 को 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी। सॉरी गाइज, 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी अधिसूचना। ऊंट को राज्य पशु बनाने की मंत्रिमंडलीय स्वीकृति 30 जून 2014 को मिली थी। ऊंट को राज्य पशु बनाने की मंत्रिमंडलीय स्वीकृति 30 जून 2014 को मिली थी। कब मिली थी? 30 जून 2014 को मिली थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया है। राज्य पुष्प कौन सा है अपना? रोइडा है। और राज्य पशु कौन सा है? ऊंट है। रेगिस्तान का जांच किसको बोलते हैं? ऊंट को बोलते हैं। और वैज्ञानिक नाम क्या है ऊंट का? कैमलेस ट्रेमेटेरियस बोलते हैं। कैमलेस ट्रेमेटेरियस बोलते हैं। ऊंट राज्य पशु बनाने की अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी हुई थी। ऊंट को राज्य पशु बनाने की मंत्रिमंडलीय स्वीकृति 30 जून 2014 को जारी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर वर्ष 2024 को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया गया था। नोट: पंचगौरव योजना के तहत राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है, जो बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू और झालावाड़ का गौरव है।
साथियों, पंचगौरव योजना के तहत राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, जो बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू और झालावाड़ का गौरव है। पंचगौरव योजना के तहत राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू का गौरव है। 5 जिलों का गौरव है बास्केटबॉल। कौन कौन से हैं? बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, झुंझुनू और झालावाड़। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कुरंजा जोधपुर का जिला शुभंकर है और कुरंजा गीत होता है जो एक विरह गीत है। कुरंजा की बात करें तो जोधपुर का जिला शुभंकर है और कुरंजा गीत की बात करें तो विरह गीत होता है एक ये। अब साथ ही पढ़ते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो वर्तमान में 26 है। कितने हैं? वर्तमान में 26 वन्य जीव अभ्यारण्य है। बंद बारेटा अभ्यारण्य भरतपुर 1985 में स्थापित किया गया था। यह केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से 50 किलोमीटर की दूरी है, जो बारेटा गांव में स्थित है। बंद बारेटा अभ्यारण्य बारेटा गांव के अरावली के मध्य में स्थित है। बंद बारेटा जो 1985 में स्थापित किया गया था। भरतपुर से कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। बस्सी चित्तौड़गढ़ जो 1988 में घोषित किया गया था इसको। ओराई वो ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है। ओराई वो ब्राह्मणी नदियों का उद्गम स्थल है। बस्सी में मिलता है बगेरा, झरक, जंगली बाग और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? चीतल के लिए प्रसिद्ध है बस्सी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अभी बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य जो चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे? बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। इसको कब घोषित किया गया था? 1983 में घोषित किया गया था। जो चंबल और ब्राह्मणी नदियों के सहारे विस्तृत हैं। इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। मां देशहरा का पठार जो चित्तौड़गढ़ में है इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत है। मां देशहरा का पठार। यहाँ पे हथौली तालाब, भवानीपुरा तालाब और फुटपल तालाब हैं। फुटपल तालाब है, हथौली तालाब, भवानीपुरा तालाब, फुटपल तालाब हैं। फुटपल तालाब है बेसरोडगढ़ में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं दर्रा अभ्यारण्य जो कोटा झालावाड़ जिलों में फैला हुआ है। 1955 में घोषित हुआ था। कब हुआ था? 1955 में घोषित किया गया था दर्रा अभ्यारण्य को। दर्रा अभ्यारण्य की मुकंदरा पहाड़ियों में आदि मानव के शैल आश्रय उनके द्वारा चित्रांकित शैल चित्र मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? दर्रा अभ्यारण्य की मुकंदरा की पहाड़ियों में आदि मानव के शैल आश्रय यानी घर एवं उनके द्वारा चित्रांकित शैल चित्र मिलते हैं, यानी पत्थरों पे उनके चित्र उकेरे गए हैं। ये राष्ट्रीय अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व दोनों का हिस्सा है। दर्रा अभ्यारण्य है जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य और टाइगर रिजर्व का दोनों का हिस्सा है। 5 नंबर पे पढ़ेंगे डेजर्ट नेशनल पार्क जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहाँ पे? जैसलमेर और बाड़मेर दोनों जिलों में फैला हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी यानी घोषित किया गया था इसको 1981 में। डेजर्ट नेशनल पार्क को कब घोषित किया गया था? 1981 में। 1981 में जैसलमेर बाड़मेर के वनस्पति रहित क्षेत्र में स्थापित किया गया था। 3162 किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये, जो जीवाश्म और वनस्पति संरक्षण के अतिरिक्त यहाँ चिंकारा, काला हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसे गोडाउन बोलते हैं, और मरु लोमड़ी, चौरसिंगा, रेगिस्तानी बिल्लियों को संरक्षण प्रदान किया जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क में कौन कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य वन्यजीव मिलते हैं? यहाँ पे वन्यजीव मिलते हैं अपन को चिंकारा, काला हिरण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मरु लोमड़ी,
चौरसिंगा, रेगिस्तानी बिल्ली आदि को संरक्षण प्रदान किया जाता है। इस अभयारण्य के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन यह राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है। क्या नहीं है? राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है, लेकिन इसके आगे राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है। ये ध्यान रखें सभी साथी। अब आगे बढ़ते हैं। आकलवुड पार्क जीवाश्म कहाँ है? यानी फॉसिल पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में है। आकलवुड पार्क जीवाश्म उद्यान जिसे बोलते हैं, फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर में है। पियूणा सांप, रसेल वाइपर, विशेल सांप, सेवण घास, शाहगढ़बज, लाटेश्रीज इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना। अब पढ़ते हैं आगे। नखलिस्तान जिसे ओसिस बोलते हैं, इंग्लिश में ओसिस बोलते हैं, रेगिस्तानी इलाकों में स्थित हरा भरा क्षेत्र मरुउद्यान कहलाता है। रेगिस्तानी इलाकों में हरा भरा जो क्षेत्र होता है उसको बोलते हैं मरुउद्यान। ये वन्यजीवों के लिए आश्रय स्थल हैं। नखलिस्तान रेगिस्तानी इलाकों में स्थित हरा भरा क्षेत्र मरुउद्यान का होता है, उसको बोलते हैं नखलिस्तान, जो वन्यजीवों के लिए आश्रय स्थल हैं। रामसागर अभयारण्य धौलपुर में है। घोषित कब किया गया था? 1955 में। रामसागर अभयारण्य धौलपुर में है, उसको 1955 में घोषित किया गया था। और यहाँ पे रामसागर झील बनी हुई है इसके अंदर, धौलपुर में है ये अभी इस अभयारण्य में रामसागर झील। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, बूंदी के इंडोली में रामसागर झील है। दूसरी रामसागर झील कहाँ पे है? बूंदी जिले के हिंडोली ब्लॉक में है। नेक्स्ट वन्यजीव अभयारण्य पढ़ते हैं अपन। वन विहार अभयारण्य। वन विहार अभयारण्य कहाँ है? ये भी धौलपुर में है। वन विहार अभयारण्य कहाँ पे है दोस्तों? धौलपुर में है। सवाई मानसिंह अभयारण्य जो सवाई माधोपुर 1984 में स्थापित किया गया था। अब बहुत सारे तो क्या लगाएंगे, सवाई मानसिंह अभयारण्य आ गया तो ऑप्शन में जैसे जयपुर मिल गया तो जयपुर पर टिक लगाएंगे। जिसने पढ़ रखा है वो कौन से भी लगाएगा? सवाई माधोपुर पे। इसलिए क्लास को देखना अति आवश्यक है। सवाई माधोपुर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर अभयारण्य कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। सवाई मानसिंह अभयारण्य भी सवाई माधोपुर में है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जयसमंद अभयारण्य। ये पहले उदयपुर जिले का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में सलोम्बर में है। 1955 में घोषित किया गया था इसको जयसमंद अभयारण्य। यह जयसमंद झील के किनारे स्थित है। यह जलीय पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है। जलीय पक्षियों के आश्रय स्थल के रूप में अपनी पहचान रखता है ये जयसमंद अभयारण्य, जो वर्तमान में सलोम्बर में है। 1955 में घोषित किया गया था। जलचरों की बस्ती बोलते हैं इसको। इसका उपनाम है जलचरों की बस्ती। अब नेक्स्ट अभयारण्य पढ़ते हैं अपन जमुआ रामगढ़ जो जयपुर में है। ये तो जयपुर सभी को पता है कि जमुआ रामगढ़ कहाँ है, जयपुर में। कब घोषित किया गया था? 1982 में घोषित किया गया था। जो जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह को भी 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया था। जयपुर जिले के प्रसिद्ध शिकारगाह को भी 1982 में अभयारण्य घोषित किया गया था। कभी कभी सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के बाद यहाँ तक आ जाते हैं वन्यजीव। कभी कभी सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य के बाद यहाँ तक आ जाते हैं। यह मुख्यतः दो वन पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्यतः दो वन पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ में 2 के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। बगेरा, झरक, सियार, भेड़िया इत्यादि यहाँ पे पाए जाते हैं। अभयारण्य में तो यही मिलेंगे, बगेरा, झरक, सियार, भेड़िया इत्यादि वन्यजीव मिलेंगे। बाणगंगा नदी इसमें से होकर बहती है। बाणगंगा नदी जमुआ रामगढ़ अभयारण्य में से होकर बहती है।
साथियों अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ेंगे अब जवाहर सागर अभ्यारण्य। जवाहर सागर अभ्यारण्य जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में फैला हुआ है। कितने जिलों में फैला हुआ है जवाहर सागर अभ्यारण्य? 3 जिलों में। उनके नाम है कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में। कब घोषित किया गया था? 1975 में घोषित किया गया था। और यह सहायक आचार्य परीक्षा 2021 में पूछा गया है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। घड़ियाल प्रजनन केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ मगरमच्छ, हिरण, खरगोश आदि देखे जा सकते हैं। चंबल नदी इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। कौन सी नदी है? मुख्य रूप से चंबल नदी है जो जवाहर सागर अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। यहाँ पे प्रसिद्ध गेपरनाथ महादेव है, गरड़िया महादेव है, इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित हैं। जवाहर सागर अभ्यारण्य में ही गेपरनाथ महादेव व गरड़िया महादेव हैं। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में है। माउंट जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। माउंट आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में है। कब घोषित किया गया था? 2008 में। यहाँ पे सर्वाधिक भालू देखे जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। इस अभ्यारण्य में जंगली मुर्गे तथा आबू एनिस डिफिल्टपेरा नामक पादप पाया जाता है जो विश्व में एकमात्र आबू पर्वत पर ही पाया जाता है। यहाँ पे सर्वाधिक जंगली मुर्गे पाए जाते हैं साथियों। और आबू एनिस डिफिल्ट पटेरा नामक पादप है जो विश्व में एकमात्र आबू पर्वत पर ही मिलता है। हरी मुनिया के लिए प्रसिद्ध है। कोडरा बांध से आपूर्ति होती है। कौन से बांध से होती है? कोडरा बांध से आपूर्ति होती है। कोडरा बांध से माउंट आबू अभ्यारण्य को जल की आपूर्ति होती है। रीछ, चिंगारा, चीतल, सांबर वन्यजीव पाए जाते हैं। रीछ, चिंगारा, चीतल, सांबर वन्यजीव पाए जाते हैं। सर्वाधिक इम्पोर्टेंट है यहाँ पे क्या पाया जाता है? जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, इसी के लिए प्रसिद्ध है। एग्जाम में प्रश्न भी ऐसे पूछा जाता है कि जंगली मुर्गे सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो कौन से अभ्यारण्य पाए जाते हैं? माउंट आबू अभ्यारण्य में पाए जाते हैं जो सिरोही जिले में स्थित है। 2008 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं किला देवी अभ्यारण्य जो करौली सवाई माधोपुर में है। ये 2 जिलों में फैला हुआ है। किला देवी अभ्यारण्य कहाँ पे है? करौली सवाई माधोपुर में फैला हुआ है जो 1983 में घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था इसको? 1983 में घोषित किया गया था। केसर बाग अभ्यारण्य है जो धौलपुर में है। केसर बाग कहाँ पे है? धौलपुर में। और धौलपुर में रामगढ़, रामसागर भी है। रामसागर अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है। और केसर बाग अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है जो 1955 में घोषित किया गया था। दोस्तों ये आज का अपना लास्ट है क्वेश्चन। यहाँ से फुलवारी की नाल कहाँ पे है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोटड़ा तहसील उदयपुर में है जो 1983 में घोषित किया गया था। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य को कब घोषित किया गया था? 1983 में घोषित किया गया था। और यहाँ पे मुख्य रूप से मानसी, वाकल और सोम नदियाँ इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। ये क्वेश्चन जेलपरी 2018 में पूछा गया है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे है? उदयपुर में है, कोटड़ा तहसील में, जो 1983 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1983 में घोषित किया गया था। यहाँ से मानसी, वाकल और सोम नदियाँ इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। कौन से अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर गुजरती हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट पार्ट यानी तीसरी क्लास अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।